नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट एट 12 और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर हुए रवाना। G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। खाद्यान्न उत्पादन में टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड। कृषि मंत्री ने दी जानकारी। खाद्यान्न उत्पादन में 8% की रिकॉर्ड वृद्धि। राम मंदिर के शिखर पर लहराएगी धर्म ध्वजा। कलश यात्रा से हुई अनुष्ठान की शुरुआत। 25 नवंबर को होगा भव्य ध्वजारोहण। दुनिया के टॉप 100 बैंकों की सूची में जल्द ही शामिल होंगे भारतीय बैंक। आरबीआई गवर्नर का बयान। बोले, सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहली प्राथमिकता। बेटियों ने बढ़ाया भारत का मान। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में 9 स्वर्ण पदकों के साथ रचा इतिहास। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से दक्षिण अफ्रीका की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। ये सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 21 से 23 नवंबर तक आयोजित होगा। इस बार शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। यह लगातार चौथी बार है जब इस सम्मेलन की मेजबानी ग्लोबल साउथ के देशों में हो रही है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी G20 के एजेंडे पर भारत का नजरिया पेश करेंगे और शिखर सम्मेलन के सभी 3 सत्रों में अपनी बात रखेंगे। पीएम अपने संबोधन में समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास, कारोबार विकास परक वित्त, वैश्विक कर्ज की चुनौतियां, प्रतिरोधक विश्व के निर्माण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा विषय को शामिल कर सकते हैं। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। This will be Prime Minister's 4th official visit to South Africa, following his bilateral visit in 2016 and later for the 2 BRICS summits in 2018 and 2023. This is the first G20 summit that will be happening on African soil, and in that context will bring the spotlight on the development issues of Africa as also of the global south. It may also be recalled that it was during India's G20 presidency in 2023 that the African Union was inducted into G20 as permanent member. Apart from G20 members, South Africa has invited several guest countries, non-members that we know, and several heads of international organizations to the Leaders Summit in Johannesburg. The summit will be important for India to ensure continuity of its priorities in the G20 after having hosted a very successful presidency in 2023. As you are aware, the G20 has emerged as a premium forum for international economic cooperation as well as for discussing matters of global significance. The G20 provides an excellent opportunity for the leaders of these large economies and emerging economies representing over 85% of global GDP and around 3/4 of the world population to come together and discuss important issues impacting the world. These include important matters such as accelerating progress on the Sustainable Development Goals, reform of global institutions of governance, tackling environmental and climate challenge, debt sustainability, bridging the digital divide, energy transition, emerging technologies, underscoring the importance of international coordination and cooperation in addressing contemporary global challenges.
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा। यह बैठक रविवार 30 नवंबर को सुबह आज 11 बजे संपन्न हुई। इस बैठक का मकसद शीतकालीन सत्र के अच्छी तरह से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति बनाने की एक कोशिश है। बैठक में शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दे और सरकार के कामकाज के साथ साथ विधेयकों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा गया। आम राय बनाने का भी प्रयास हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के सत्र में 15 बैठकें की जाएंगी। खाद्यान्न उत्पादन में टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़कर देश के किसानों ने कृषि क्षेत्र में सफलता के नए अध्याय जोड़ दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। साथ ही उत्पादन में हुई रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि के लिए किसानों का आभार जताया। कृषि मंत्री ने कहा, पिछले 10 वर्षों में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 106 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि हुई। धान उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले 1378 लाख टन से बढ़कर 1501 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। गेहूं के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 132 लाख टन से बढ़कर 46.53 लाख टन का इजाफा हुआ है। अरहर, उड़द, चना और मूंग दाल की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देश भर के किसानों को लाभान्वित कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि सरकार कृषि और किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने प्रयास जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत हो गई है। अयोध्या धाम एक बार फिर एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण समारोह शहर को एक बार फिर राम भक्ति की अनन्य छटा में रंगने वाला है। 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम बारात और उससे जुड़े कार्यक्रमों में किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बकौल नृपेंद्र मिश्र आगामी 26 नवंबर को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रामलला का गृह 16 घंटे से ज्यादा समय तक खुला रहेगा। हम सभी चाहते हैं, आप भी चाहेंगे कि 25 को यह पताका ऊपर लहराने लगे। अनुमान यह भी है कि यह इस प्रकार का पताका जो है वह वर्ष में संभवतः 1 बार या 2 बार का आयोजन होगा, जब पताका में कुछ बदलाव की जरूरत होगी, वरना पताका तो अपनी जगह पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रतिदिन उसको नीचे लाया जाए और ऊपर आरोहण हो। यह तो अब एक बार जब 25 तारीख को लग जाएगा तो एक तरीके से स्थायी व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। अयोध्या पुलिस ने अब इसको लेकर एक विशेष तैयारी शुरू कर दी है। यूपी पुलिस के करीब 500 से अधिक जवानों को विशेष ट्रेनिंग राम जन्मभूमि परिसर में दी जा रही है।
यह ट्रेनिंग गुरुवार से जन्मभूमि परिसर में आरंभ कर दी गई है। इनको विशेष तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। ध्वजारोहण के दौरान राम जन्मभूमि परिसर में देश के विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथि एक साथ एक स्थान पर मौजूद रहेंगे। यह समारोह मंदिर निर्माण के पूर्ण होने की औपचारिक घोषणा का प्रतीक होगा। यह ध्वज अहमदाबाद की एक कंपनी में तैयार किया जा रहा है। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। यह सूर्य, ओम प्रतीक और कोवीदार वृक्ष के चिन्हों से सुसज्जित है। ध्वजा की पर्टिकुलर खासियत है कि ये 3 लेयर फैब्रिक में बना हुआ है और उनके ऊपर जो भी है वो राम भगवान के जो प्रतीक है वो हमने लगाए हैं ऊपर। और बनने में तो ऑलमोस्ट 25 डेज लगे इसमें। इसके ऊपर जो बॉर्डर है पूरा गोल्डन किया हुआ है, जो पूरा फैब्रिक आता है गोल्डन का वही, और अस्तर डाला हुआ है अंदर। फिर उसके ऊपर सिल्क का मटेरियल है। फिर इसके ऊपर जो भी है वो सिल्क वो जो फ्रूक्स है उसके अंदर भी पूरा हैंड वर्क किया हुआ है। वो सब कारीगरी है इसमें। हमारे वहाँ से मेन ध्वजदंड, फिर बाकी के जो परकोटा बोलते हैं वो वहाँ के 6 ध्वजदंड है। फिर मंदिर के ऊपर जो लगते हैं वो कड़े। फिर बाद में वो जो वुडन डोर्स होते हैं उसके ऊपर जो हार्डवेयर आता है वो हार्डवेयर का सब हमने डाला। फिर अभी आफ्टर वो सब वर्क करने के बाद भंडार पेटी है जो दान पेटी बोलते हैं वो सब बनाया है। फिर भगवान के लिए जो आभूषण रखते हैं उसका जो ब्रास का कपबोर्ड बनाया है हमने। सब अलग अलग बहुत सारी बढ़िया चीजें बनाई उसमें अंदर। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक मीटिंग की, जिसमें दोनों देशों के बीच ट्रेड कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पे सार्थक चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के लोगों के विकास और भलाई के लिए भारत के द्वारा किए गए सहयोग को भी दोहराया। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, आज शाम नई दिल्ली में अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर अलहाज नूरुद्दीन अजीजी से मिलकर खुशी हुई है। हमारे ट्रेड कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। अफगानिस्तान के लोगों के विकास और भलाई के लिए भारत के सपोर्ट को भी दोहराया। भारत ने गुरुवार को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक की मेजबानी की, जिसमें मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी एक साथ आए, जिसमें सेशल्स एक पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में भाग ले रहा था और मलेशिया पहली बार अतिथि के रूप में शामिल हुआ। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता NSA अजीत डोभाल ने की और इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग की समीक्षा भी की गई। इसी के साथ 5 प्रमुख स्तंभों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के सेशल्स के निर्णय का स्वागत किया। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध आपदाओं से निपटने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच मजबूत सहयोग को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सदस्य देशों ने सम्मेलन के दौरान समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद, कट्टरपंथ का मुकाबला, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, साथ ही प्रौद्योगिकी का संरक्षण और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के तहत सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। The CSC has gained immense significance today in the midst of a rapidly changing and challenging global security environment. Realizing the growing import of strengthening regional partnership amongst the countries of the Indian Ocean region, we came together in 2020 to reinforce the cooperation in vital
matters of security through the establishment of Colombo Security Conclave. I am happy that our engagements have gained momentum since the 6th NSA meeting that were held in Mauritius in December 2023. The strength and success of this August group lies in our common vision, consultations and convergence of objectives. We have been building our capacities through regular engagements across the 5 pillars of cooperation. We adopted the CSC Charter and the MOU on the establishment of the CSC Secretariat in August last year. We also appointed the first Secretary General of the CSC earlier this year, and I am pleased to welcome him also to this meeting. I would like to place on record the excellent coordination by the Secretariat of the CSC in this regard. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक विस्तार और बैंकिंग प्रणाली में वृद्धि की गति को देखते हुए भारत के और भी घरेलू बैंक जल्द ही दुनिया के टॉप 100 बैंकों की सूची में शामिल होंगे। मल्होत्रा ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में VKRV राव स्मृति व्याख्यान देने के बाद छात्रों से बातचीत की और उन्होंने कहा, RBI भारत के कई बड़े बैंकों को वैश्विक सूची में शामिल नहीं कर सकता, जबकि इसमें उन्हें शामिल होना चाहिए। उम्मीद जताते हुए उन्होंने ये भी कहा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कई बैंक हैं। जिस गति से वे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि यह केवल समय की बात है कि दुनिया के टॉप 100 बैंकों की सूची में हमारे कई घरेलू बैंक शामिल होंगे। वर्तमान में केवल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक ही दुनिया के टॉप 100 बैंकों में शामिल हैं। ये दोनों बैंक 43वें और 47वें स्थान पर हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले स्थित सुपर स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल का दौरा किया और 3 दिन के कैटर कैंप के आयोजन के लिए सेना की सराहना भी की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय सेना न केवल देश की सुरक्षा करती है, बल्कि ज़रूरतमंदों को हेल्थ केयर और मानवीय सेवाएं भी प्रदान करती है। उन्होंने ऑपरेशन दृष्टि के तहत हॉस्पिटल की मेडिकल सेवाओं की समीक्षा की, जिसके तहत 19 से 21 नवंबर तक मरीजों के लिए मुफ्त आई कैंप लगाया जा रहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि युद्ध के समय में सेना की सेवा मिसाल है, वहीं शांति के समय में समाज के प्रति उनका योगदान भी उतना ही अविस्मरणीय है, महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह सेवा और कमिटमेंट सेना के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है और समाज के लिए उसकी बहुमुखी भूमिका को उजागर करता है। आमतौर पर जो सेना का युद्ध के समय जो कामकाज रहता है उसकी चर्चा की जाती है, मीडिया में भी उसका जिक्र आता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो, कुछ और वारदात ऐसी हुई हो, लेकिन पीस टाइम जो उनकी एक्टिविटी है, जो मानवता के लिए उनकी और समाज के लिए सेवा है, उसका अक्सर उल्लेख नहीं होता। इसका एक उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपके सामने है। इस 3 दिवसीय कैंप की एक ये खूबी भी है कि यहाँ पर कैटरेक्ट सर्जरी के लिए उस तरह की मशीनें इस्तेमाल की जा रही है जो अभी हिंदुस्तान में पहली बार अभी उपलब्ध करवाई गई है। उनमें से एक माइक्रोस्कोप 3D ऐसी है कि जो पहली बार हिंदुस्तान में कहीं भी इंस्टॉल हुई है किसी आर्मी सेटअप में, तो वो कमांड हॉस्पिटल उधमपुर से उसकी शुरुआत हो रही है आज। उसके बाद वो दूसरे अस्पतालों में भी रहेगी। भारत भूटान रेल संपर्क परियोजना संचालन समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में कोकराझार, गिलूफ और बानरहाट समस्ते परियोजना के अंतर्गत 2 रेल संपर्कों के कार्यान्वयन के स्वरूप पर चर्चा की गई। बैठक की सह अध्यक्षता अपर सचिव मुनु महावर और भूटान के अवसंरचना तथा परिवहन मंत्रालय में सचिव
कर्मा वांगचुक ने की। बैठक में रेल मंत्रालय के साथ असम और पश्चिम बंगाल सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारत का दबदबा देखने को मिला। स्टार मुक्केबाज निखत जरीन की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने 7 स्वर्ण पदक हासिल किए, जबकि पुरुष वर्ग के हितेश गुलिया और सचिन सिवाच ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का परचम ऊंचा किया। मेजबान कुल मिलाकर मेजबान भारत ने सभी 20 वजन वर्गों में 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक हासिल किए। गुरुवार को 15 भारतीय मुक्केबाज रिंग में उतरे। महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में देश की स्टार खिलाड़ी निखत जरीन गोल्ड मेडल अपने नाम करने में कामयाब रहीं। निखत जरीन का खिताबी मैच में सामना चीनी ताइपे की खिलाड़ी जुआन यी गुओ से हुआ था, जिनको उन्होंने 5-0 से एक तरफा सर्वसम्मति से मात दी। निखत के अलावा मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति पवार, जैस्मिन लेम्बोरिया, परवीन हुड्डा, अरुंधति और नुपुर शरान अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहीं। I always believe in manifestation, so I manifested that कि इस बार भी इंडिया में जो वर्ल्ड कप फाइनल होस्ट कर रहे थे, तो आई थॉट लेट्स रिपीट दैट अगेन, बिकॉज होम क्राउड का एक अलग ही मजा होता है उनके सामने परफॉर्म करना। एंड आज उनके सामने मैं फाइनल खेली हूँ और उनके सामने जीती हूँ। सो आई जस्ट वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन हु हैज कम टू सपोर्ट टीम इंडिया, एंड ऐसे ही यू गाइस कीप सपोर्टिंग अस, एंड हम ऐसे ही आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस देते रहेंगे। सो आज की मेरी फाइनल अपोनेंट चाइनीज ताइपे के साथ थी। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसका मतलब क्वार्टर फाइनल में वो चैंपियन के साथ हारी थी, अलुआ के साथ, कजाक बॉक्सर के साथ। सो मेरा यही था कि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करती है तो उसको, और काउंटर बॉक्सर भी है, तो मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैं भी काउंटर बॉक्सर खेलूं, मतलब काउंटर बॉक्सिंग खेलूं, अटैक पे ना जाके, क्योंकि अगर अटैक पे जाती तो मेरे लिए डिसएडवांटेज होता वो। तो मैं भी अपना गेम ही खेली एंड उसको अपने गेम में लेकर आई, एंड इट वाज वेरी गुड बाउट। सो या, आई एम रियली हैप्पी टू विन टुडेज फाइनल मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 में किसानों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धान की खेती में तमिलनाडु के प्रयासों की सराहना की। चलते चलते आपको भी दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां, और फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी। सब नेचुरल फार्मिंग वाले। Yes. दिस इज सोलर ड्राइड बनाना। जो बनाना उतारने के बाद जो वेस्ट है उसका Yes, sir. क्या करना? All these are banana value-added products, and this is Waste will be useless. ये waste banana this is from banana waste. This is from banana value addition, sir. और हिंदुस्तान में सब जगह पे ऑनलाइन जाता है आपका माल। Yes, sir. ये एक्चुअली पूरा तमिलनाडु का हम लोग एक यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं सर, पूरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, और मतलब इंडिविजुअल मतलब वो भी इसका साथ आता है सर। अच्छा। वो सब हम लोग का मतलब ऑनलाइन भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, और इंडिया का पूरा लोकल मार्केट में सेल करता है, सुपर मार्केट वगैरह में भी सेल करता है सर। कितने लोग एक साथ एक एफपीओ में काम करते हैं? 1000। 1000? हाँ जी। 1000। और एक पूरे इलाके में बनाना करते हैं कि मिक्स करते हैं अलग अलग चीजें? अलग अलग एरिया में अलग अलग एक्सक्लूसिव होता है सर। अभी जीए प्रोडक्ट है हम लोग का पास है। अच्छा, ये भी है। 4 varieties of trees. It's all everybody known black tea, and this is from bud. We call white tea, and this is oolong. This is 40% fermented tea is oolong tea and green tea. आजकल तो व्हाइट टी का बहुत मार्केट है। Yeah, yes, जी. Brinjal, all natural farming. In this season, mangoes are available. Yeah. Mango. Yes, sir. Mango. Season mangoes sometimes. आजकल इसका मार्केट बहुत है। Moringa. मोरिंगा। Moringa. Yes, sir. नहीं, मोरिंगा के लिप्स का क्या करते हैं? मुर्गा लीफ से पाउडर करके एक्सपोर्ट भी करता है सर। पाउडर बहुत आजकल डिमांड है। Demand. Yeah. बहुत Yes, sir. मेनली किन कंट्रीज में लेते हैं?
अमेरिका, अफ्रीकन कंट्री एंड जापान। मेजर होता है साउथ ईस्ट है, सब कुछ चलता है। एक्चुअली ये पूरा जीआई प्रोडक्ट्स है। तमिलनाडु से अभी 25 जीआई प्रोडक्ट यहाँ रखा है। कुंभकोणम का बीटेल और मदुरई का मल्ली और ये मदुरई का एसर और ऐसा मतलब पूरा इधर सब मतलब एच मार्केट कहाँ पर है? ये पूरा इंडिया में है सर। और तमिलनाडु में ईच एंड एवरी फंक्शन दे काशी वाला ले जाता है पान खिलाता है। हाँ जी सर। ये पलनी मुर्गा कितना प्रोडक्शन बढ़ा है? कम 100+ प्रोडक्ट है सर। हम लोग से तरफ से अभी हनी से इसका मार्केट बहुत ज्यादा है सर, डिमांड भी ज्यादा है। वो पूरा वर्ल्ड का हम लोग का मार्केट है सर हनी से। वी हैव नियरली 1000+ पैडी वैरायटी सर इन ट्रेडिशनल वैरायटी ओनली, इक्वल टू मिलेट ऑल द लाइक वैल्यू सर। पैडी में तो तमिलनाडु जो करता था, हाँ जी सर, अभी तक दुनिया वो नहीं कर पाई है। सही है सर। सो इसमें पैडी और राइस और उससे वैल्यू एडेड सब मतलब हम लोग का एक्सपोर्ट करता है, वो पूरा इधर डिस्प्ले किया सर। भी किसान जो यंग जनरेशन है वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं? आ जाएगा, अभी बहुत ज्यादा है। सवाल पूछते होंगे, उनके समझ में नहीं बैठता होगा ऐसा पीएचडी किया हुआ आदमी ये क्या कर रहा है, और उसमें बेनिफिट उसको दिखता होगा, तो क्या समझाते हैं आप? और मस्त थे। पहले पागल जैसे उनको देखते थे और अभी जो है 1 माह में उनको 2 लाख का जो आमदनी मिलता है, कलेक्टर से ज्यादा मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए लोग बहुत इनको एक इंस्पिरेशन मानते हैं। तो सब कलेक्टर आ जाएंगे। We trained 7,000 farmers in our farm. It's a model farm recognized by Natural Farming Scheme TNAU, and college student 3,000 students trained. मार्केट मिल जाता है? We directly market. We export to countries and then we value added the product, oil, hair oil, copra, soap. आपका हेयर ऑयल कौन खरीदेगा? और मैं जब गुजरात में था तो मैंने कैटल हॉस्टल एक कंसेप्ट डेवलप किया था। गांव के सारे कैटल हॉस्टल में रखो भाई, तो गांव भी साफ रहता है और एक डॉक्टर चाहिए, 4-5 व्यवस्था करने वाले चाहिए, बहुत ही अच्छा मेंटेन होता है। இப்போ நாங்கள் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஜீவாமிர்தம் அமிர்த கரைசல் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறோம்। ப்ளஸ் அந்த जीवामृतम ये सब जो है ना, ये मास प्रोडक्शन करके आजू बाजू के जो कृषक होते हैं उनको देते हैं, किसान।